नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन की बिहार राज्य विशेष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आप में से बहुत सारे छात्रों ने आंसर लिखकर भेजा था इस प्रश्न का। हालांकि अभी चेक नहीं कर पाया हूं सभी के, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी निश्चित रूप से उस समय तक सबके कॉपी जो भी आपके सबमिट हुए हैं असाइनमेंट वो चेक हो जाएंगे और उनकी कमियां भी आपको बता दी जाएंगी। पिछले दिनों यदि आपने देखा होगा तो वॉइस नोट के माध्यम से मैंने कमियां बताने का प्रयास किया था और उम्मीद करता हूं जिन लोगों की कमियां बताई गई थी वो उन कमियों को दूर कर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे। अब कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल का प्रश्न था हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। प्रश्न सबको याद ही होगा। हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की अवस्थाओं का भी वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, पहला कदम क्या होना चाहिए उत्तर लेखन में। पहले कदम की यदि हम बात करें तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई भी प्रश्न है उसको 2 बार पढ़ना है। तो 2 बार पहले रीड करना है, ठीक है। 2 बार इस प्रश्न को रीड करना है, ठीक है। तो 2 बार हम करेंगे तो हमें पता चलता है कि बोला जा रहा है हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी बताइए। अब जैसे ही हमने 2 बार पढ़ लिया तुरंत आपको देखने को मिलता है कि दूसरा कदम जो हमारा होता है उत्तर लेखन में जब हम बात करते हैं तो दूसरा कदम हमारा होता है कि जो भी इस प्रश्न के कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन किया जाए। तो इस प्रश्न के कीवर्ड की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पहला कीवर्ड है हिमालय, दूसरा कीवर्ड है प्लेट विवर्तनिकी। तो दोनों कीवर्ड को हमने पहले अंडरलाइन कर लिया। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है तथा हिमालय निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर फिर कीवर्ड क्या है, विभिन्न अवस्थाओं का, ठीक है। क्योंकि हिमालय का जो निर्माण हुआ है विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है और ये विभिन्न अवस्थाओं का मतलब है 3 अवस्थाएं हैं, 3 चरणों में हिमालय का निर्माण हुआ है और आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले कीवर्ड को हमें अंडरलाइन करना होता है। पहले प्रश्न पढ़ना है, दूसरा कदम है कीवर्ड को जो है वो अंडरलाइन करना होता है। अब हमने कीवर्ड को कर लिया अंडरलाइन, ठीक है। कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया। अब क्या करना होता है, तीसरा कदम होता है प्रश्न की जो विषय वस्तु है उसको समझना और उस विषय वस्तु को समझकर इसके लिए जो कंटेंट है उसको निकालना। अब कंटेंट कहाँ से निकालोगे, क्योंकि अभी आप पहले चरण में हो और उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो आपने अवश्य देखी होगी जिसमें डिटेल में बताया गया है। क्योंकि अभी आप पहले चरण में हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जानकारियाँ आपको पता हो। तो इसके लिए इस विषय वस्तु को कलेक्ट करने के लिए आप रट्टा मार सकते हो, आप किताबों से नकल कर सकते हो, कर लीजिए, कोई गलत नहीं है। आप वेबसाइट पर जा सकते हो, आप यूट्यूब पर जा सकते हो। कहने का मतलब है जहाँ से भी इस विषय से जुड़ी हुई सामग्री आपको मिल जाए उस विषय से जुड़ी हुई सामग्री को कलेक्ट करके आपको रखना है। और जब सामग्री सारी आपके पास कलेक्ट हो गई तो चौथा कदम आपका होता है कि अब जो सामग्री आपने इकट्ठा किया है उसको किस क्रम में रखना है, उनके क्रम को, उनकी प्राथमिकता को भी तय की जाए। क्योंकि आपने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है तो क्रम तो निर्धारित नहीं होगा कि इस प्रश्न के अनुसार है। तो अपने प्रश्न के अनुसार इस फैक्ट का क्रम निश्चित करना है कि पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। और जब आप क्रम भी निर्धारित कर लिए हैं अब आप, तो इतने में आपका कम से कम 1 घंटा तो हो गया होगा।
ठीक है। तो अगला कदम आपका होता है कि अब इसको व्यवस्थित कर पहले ये सोचें कि आंसर को कितने भागों में लिखना है। तो प्रश्न को यदि देखें तो प्रश्न 2 भागों में है, मतलब अपने आंसर को 2 भागों में लिखना है। तो आंसर को 2 भागों में लिखना है तो 2 भागों में अपने आंसर को डिवाइड कर लीजिए। अब यह भी निश्चित कर लीजिए कि पहले भाग में क्या क्या लिखना है, कितनी चीज़ें लिखोगे, और दूसरे भाग में क्या लिखना है, कितनी चीज़ें लिखोगे। कितनी चीज़ों का मतलब कितनी पंक्तियां आप दूसरे पैरा में लिखना चाहते हो दूसरे भाग में, और कितनी पंक्तियां आप पहले में लिखना चाहते हो। अब सब कुछ आपने निश्चित कर लिया, सब कुछ आपको मिल गया, तो अब लिखने आपको बैठ जाना है। अगला 6वां जो स्टेप है वो है कि अब भैया लिख डालो बैठ के। अब लिखना है तो यहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है लिखते समय, क्योंकि सारे फैक्ट हमारे पास हैं, हमने नकल करके रट्टा मार के इकट्ठा कर लिया है, तो हमें स्पीड अपनी मेंटेन करनी है। स्पीड पर हमें काम करना है, ऐसा नहीं कि स्लोली वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर आंसर राइटिंग में कछुए की चाल चलनी नहीं है, आपको यहाँ पे खरगोश की चाल चलनी है और स्पीड में आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि क्योंकि आप अभी पहले चरण में हो और पहले चरण में हो इसलिए समय का ध्यान नहीं रखना है। समय आपके लिए पर्याप्त है। आप 1 घंटे लगाते हो तो भी बढ़िया, 2 घंटे लगाते हो तो और भी बढ़िया। समय यहाँ पे नहीं आपको देखना है, क्योंकि आप प्रारंभिक चरण में हो, अभी आप सीखने के क्रम में हो, और सीखने के क्रम में यदि हम समय को भी साथ रख देंगे तो हमारी चीज़ें सीखने से ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, बनने से ज़्यादा खराब हो जाएंगी। तो समय ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये तो था बेसिक, जिसकी बात हर क्लास में होती है, और आप पहली वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, तो चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम इस प्रश्न पर। अब इस प्रश्न पर जब हम आते हैं तो बोला गया है हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाइए। तो कोई भी जब प्रश्न होता है तो हमने बोला कि प्रयास करिए कि प्रश्न में इंट्रोडक्शन जो है, जैसे कि ये प्रश्न है 2 भागों में स्पष्ट दिख रहा है, फिर भी प्रयास करिए कि इंट्रोडक्शन एक अच्छा लिखा जाए। तो इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, तो क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी को तो आप अभी आगे बताओगे, तो प्लेट विवर्तनिकी से शुरुआत करना उचित नहीं है। दूसरी बात है हिमालय की उत्पत्ति की बात हो रही है, तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कुछ पंक्तियां यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे आप बेसिक में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में यदि आप यह बात लिखते हैं कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और इन 5 भौतिक प्रदेशों में एक प्रदेश आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भी है। इसकी उत्पत्ति भौगोलिक इसकी जो उत्पत्ति है वो भौगोलिक और भूगर्भिक दृष्टि से जटिल है, और अन्य यदि हम भारत के प्राकृतिक भागों की बात करें तो उनकी संरचना और उनके बारे में आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो कहने का मतलब है इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और भारत को जिन 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है उनमें सबसे जटिल संरचना वाला, उनमें सबसे आप कह सकते हो नवीनतम जो प्रदेश है उनमें से है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। और हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है भूगर्भिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी इसकी जो उत्पत्ति की जो जानकारी है, उत्पत्ति के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो थोड़ी सी जटिल है। तो कहने का मतलब है कि जब आप लिखते हो शब्द अलग हो सकते हैं, मेरे शब्द को मत कॉपी करिएगा, शब्द अपने होने चाहिए। लेकिन क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में यह लिखना है कि जैसे भारत है तो भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से एक हिमालय भी है। अब अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो, 1-2 पंक्तियां और इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, इसमें आप बता सकते हो। अब क्योंकि आपको अब आ जाना है कहाँ पर, प्लेट विवर्तनिकी पर। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है प्लेट विवर्तनिकी की, प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो आपको पता होगा कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, इसका जो निर्माण हुआ है वह ठोस और दृढ़ चट्टानों से हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण ठोस और दृढ़ चट्टानों से हुआ है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट या प्लेट कहा जाता है। और इन चट्टानों को लिथोस्फेरिक प्लेट या प्लेट कहा जाता है।
यह आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्लेट हैं ये कहाँ पे हैं? ये प्लेट एक स्थान है जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, और उस दुर्बलता मंडल में ये प्लेटें क्षैतिज अवस्था में गतिशील होती हैं। ठीक है, उस दुर्बलता मंडल में ये प्लेटें क्षैतिज अवस्था में गतिशील होती हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट विवर्तनिकी की। इसके बाद आप बता सकते हो कि इन प्लेटों के स्वभाव व प्रभाव के बारे में, साथ ही साथ इनके अध्ययन को, इन प्लेटों के प्रभाव, स्वभाव और इससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। तो ये तो हो गया प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा। क्या हो गई कि संपूर्ण पृथ्वी का जो निर्माण है वो ठोस और दृढ़ चट्टानों से हुआ है, और ये जो ठोस और दृढ़ चट्टानें हैं इनको लिथोस्फेरिक प्लेट या प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेटें हैं ये दुर्बलता मंडल में क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं। और आपको यह भी बताना है कि इन्हीं के बारे में, इन्हीं की अवस्थाओं के बारे में, इन्हीं की जटिलता के बारे में, इन्हीं के स्वभाव के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये तो हो गई प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा जो आपको अपने उत्तर के प्रथम भाग में लिखनी थी, जहां से आपको अपने उत्तर की इंट्रोडक्शन के बाद, भूमिका के बाद, जहां से आपको अपने उत्तर की शुरुआत करनी थी। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आगे आप क्या बता सकते हो कि प्लेट विवर्तनिकी, क्योंकि आपको 4.5 पेज में उत्तर लिखना है तो मात्र इतना लिखने मात्र से तो आपका उत्तर कंप्लीट होगा नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त लिखने की ज़रूरत है जिससे आपके ये जो 4.5 पेज हैं लगभग ये कंप्लीट हो जाए। तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी को डिटेल से बताना है और प्रयास करना है कम से कम 1.5 पेज में हम इसको समाप्त करें। अब इसमें आगे क्या लिख सकते हो? आगे बता सकते हो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार कुल 7 बड़ी प्लेटें तथा कुछ अन्य छोटे प्लेटों में जो है वो संपूर्ण धरातल को जो है विभाजित किया जाता है। 7 बड़ी प्लेटों तथा कुछ अन्य छोटी प्लेटों में संपूर्ण धरातल को जो है विभाजित किया जाता है। और ये जो प्लेटें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार इनके होते हैं? एक होती है महासागरीय प्लेट और एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार 7 बड़ी तथा कुल अन्य छोटे प्लेटों में संपूर्ण जो हमारा धरातल है उसको विभाजित किया जाता है। इनकी मोटाई में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जो प्लेटें होती हैं इनकी मोटाई में भी विभिन्नता देखने को मिलती हैं। जहां ये प्लेटें महाद्वीपों पे यदि आप बात करोगे तो महाद्वीपों पर ये जो प्लेटें हैं इनकी जो चौड़ाई है, मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है, वहीं महासागरों में इनकी मोटाई कम होती है। महाद्वीपों में इनकी मोटाई 200 किलोमीटर तक होती है, वहीं यदि महासागरों में बात करें तो 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक ये होती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे फिर लिख दोगे 7 बड़ी प्लेटों के नाम इस प्रकार हैं, और उसमें जो 7 प्रमुख बड़ी प्लेटें हैं उनकी आप नाम लिख दोगे, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इसके बाद अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस तरह से सभी प्लेटों के आप नाम लिख दोगे तो इससे भी आपकी 3 से 4 पंक्तियां हो जाएंगी और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को डिटेल जानकारी इन चीज़ों के बारे में है। तो इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे पूरी डिटेल जानकारी तो एग्जामिनर को भी लगेगा बेहतर है। और जब प्लेटों के आप नाम लिखते हैं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा शब्द लिखने हैं, तो प्रयास यह करिएगा कि इन प्लेटों के बारे में जानकारी पैरा में मत लिखिएगा, बल्कि जो है इसको पॉइंट वाइज कर दीजिएगा, तो चीज़ें थोड़ी सी और आकर्षण इसमें बढ़ जाएगा और चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला प्लेटों के 2 भाग हैं, और प्लेटों के 2 भाग कौन कौन से, 2 प्रकार के भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया महासागरीय प्लेट, एक हो गया महाद्वीपीय प्लेट। अब बात आती है कि महासागरीय प्लेट कौन सी होती है, महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होती है। तो याद रखिएगा महासागरीय प्लेट मतलब उस प्लेट का जिस प्लेट का अधिकांश भाग जो है वो महासागर से संबंधित हो, वो हो गया महासागरीय प्लेट। जिस प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपों से संबंधित हो वो हो गया महाद्वीपीय प्लेट। यह भी आपको याद रखना है। उदाहरण के रूप में यदि आप महाद्वीपीय प्लेट की बात करते हो
तो आपको जब भी अपना उत्तर लिखना है तो प्रयास ये करना है कि एग्जामिनर को जो है अपने उत्तर में आकर्षित करना है, जिससे कि, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, उत्तर सामान्य सा लोगों का होता है, तो एग्जामिनर भी पढ़ते पढ़ते चीज़ों को थक जाता है और नॉर्मल मार्किंग करने लगता है। तो इससे लिए ज़रूरी है कि आपके उत्तर में कुछ विशेष रहे जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके उत्तर की तरफ आकर्षित हो, आपके उत्तर को पढ़ना चाहे, ठीक है। और यदि एग्जामिनर निश्चित तौर पे आपके उत्तर को पढ़ता है, इतना आकर्षक आपने लिख रखा है, तो याद रखिए यदि एक प्रश्न आपका वो पढ़ लिया और वहाँ से उसको लगा नहीं बच्चे ने कुछ अलग लिखा है, कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो आपको जो भी आपके प्रश्न हैं 8 प्रश्नों में आपको बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है और निश्चित रूप से इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा प्लेट 2 भागों में बांट दिया हमने, और हमने देख लिया महासागरीय प्लेट क्या होती है, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। और आप यह भी देख लिया कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, क्योंकि ये हल्की प्लेट होती है, याद रखिएगा महाद्वीपीय प्लेट जो है ये हल्की प्लेट होती है और ये हल्के पदार्थों से बनी होती है जैसे ग्रेनाइट। और महासागरीय प्लेट जो होती है ये भारी प्लेट होती है और ये भारे पदार्थों से बनी होती है जैसे कि बेसाल्ट आपका होता है, कुछ उस तरह से बनी होती है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिली कि क्या क्या अभी आपको लिखना है। अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे आपको और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको 4.5 पेज में लिखना है। तो और क्या चीज़ें आप इस उत्तर में डाल सकते हो प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित। तो प्लेट विवर्तनिकी की जो घटना होती है इसकी जब आप बात करते हो तो आप देखते हो कि 3 प्रकार के प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिकी की जो घटना होती है उसमें कुल 3 प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है, कुल 3 प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है। इसकी बात आप करोगे कि प्लेट विवर्तनिकी घटना में कुल 3 प्रकार के प्लेटों का निर्माण होता है, जिनमें अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा, अभिसारी जिनको ना पता है आज पता चल जाएगा, अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा, विनाशी प्लेट सीमा, और अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा। दूसरा अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा, अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा, अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा। और तीसरा जो होता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, रूपांतरण या संरक्षी प्लेट सीमा। लेकिन याद रखिएगा संरक्षी प्लेट सीमा कई बार पूछा जाता है, संरक्षी प्लेट सीमा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपको क्या करना है कि अपने उत्तर में इन तीनों के बारे में डिटेल से लिख देना है, 2-2 लाइन सबके बारे में लिख देना है, और इसमें एक-एक चित्र भी आप बना सकते हो, ठीक है। इन तीनों के लिए एक चित्र भी आप बना सकते हो। जैसे अभिसारी प्लेट या विनाशी प्लेट सीमा की जब बात हम करते हैं तो अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा जो है ये तब तैयार होती है जब धरातल की जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गतिशील होती है। मतलब धरातल की कोई 2 प्लेट है और वो एक दूसरे की दिशा में गतिशील है, मतलब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की दिशा में गतिशील हैं। और ऐसे में जब ये प्लेटें टकराती हैं तो जो प्लेट हल्की होगी वो तो ऊपर उठ जाएगी और जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे निक्षेपित होने लगेगी, यहाँ पे नीचे चली जाएगी। और इस प्रकार से जब एक प्लेट जो है ऊपर उठ जाती है और दूसरी प्लेट उसके नीचे चली जाती है तो आप जानते हो तो इसको बोलते हैं क्षेपित होना। और यह स्थान जहाँ पर भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं अधोगमन स्थल या अधोगमन क्षेत्र। तो अधोगमन जो क्षेत्र है ये बनता है जहाँ पे प्लेटें क्षेपित होती हैं, अधोगमन क्षेत्र। तो ये कब होता है, ये फिगर आप बना सकते हो, अच्छे से चीज़ों को दिखा सकते हो और इसके बारे में 2 पंक्ति सुंदर सी लिख भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब इस प्रकार की 2 प्लेटें टकराती हैं विशेष रूप से अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा के अंतर्गत, तो एक प्लेट क्योंकि नीचे जब जाएगी, एक प्लेट नीचे जाएगी और दोनों में जो आप कह सकते हो टक्कर होती है उसके फलस्वरूप क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। और ये फोर्स से जो है
यहाँ पर जो यहाँ पे बीच में जो गैप रहा होगा, इस गैप में कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, तो ये जो मलबा इस गैप में था वो ऊपर उठने लगता है और यही मलबा जो है ये मोड़दार पर्वतों की शक्ल ले लेता है। तो कहने का मतलब यदि कहीं पर भी मोड़दार पर्वत आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर अभिसारी या विन्यासी प्लेट सीमा है। उदाहरण के रूप में हिमालय की बात करें तो आप जानते हो यहाँ पे दो प्लेटों की टक्कर है। आप जानते हो इंडियन प्लेट की टक्कर है किससे? तिब्बत प्लेट से। तो आप जानते हो हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये सभी के सभी जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा के परिणाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो संपीड़न बल होता है उसी के कारण यहाँ पर इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा आता है अपसारी या रचनात्मक। देखो अभिसारी में क्या हो गया, एक दूसरे की दिशा में प्लेटें। दूसरा क्या है, अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा। अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा में क्या होता है, कोई दो प्लेटें हैं, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं। और जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्लेटें मूव करती हैं तो खिंचाव होता है और खिंचाव के कारण स्थल जो भाग है वहाँ पर दरारें आती हैं। और ये जो दरारें आती हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से मैग्मा बाहर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसकी कंडीशन है, ये होती है अपसारी प्लेट सीमा की। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पर अमेरिकी प्लेट जो है और यूरेशियाई प्लेट है, जहाँ पर यूरेशियाई प्लेट पूर्व की तरफ भग रही है और अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ भग रही है, और इसी के कारण इस क्षेत्र विशेष में कटक का निर्माण भी हुआ है। तो दो आपने समझ लिए। और तीसरा जैसे मैंने बोला संरक्षी प्लेट किनारा, तो दो चित्र यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक में अच्छे से दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आता है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारे में क्या है कि इस तरह से ना तो कुछ नष्ट होता है और ना ही इस तरह की कोई नवीनतम स्थलाकृति आती है। क्यों? क्योंकि संरक्षी प्लेट किनारा में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर मूव करती, समांतर, एक दूसरे के समांतर मूव करती हैं। मतलब ये प्लेटें जो हैं ये एक दूसरे के समांतर मूव करेंगी, या तो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, टकराव कहने का मतलब नहीं होता। और जब यहाँ पे इस तरह का किनारा बनता है, इस तरह से गतिशील होती हैं, समांतर रूप से गतिशील होती हैं, तो ना ही यहाँ पे कोई विनाश हो रहा है, क्योंकि टकराएंगी तभी विनाश होगा। तो जब विनाश नहीं होगा तो नई कोई स्थलाकृति नहीं आएगी। अब नई कोई स्थलाकृति नहीं आएगी तो भूगोल वेत्ताओं के लिए इसमें बहुत कुछ रहेगा नहीं। तो याद रखना है संरक्षी प्लेट किनारा जो होता है ये तब है जब दो प्लेटें समांतर रूप से गतिशील हों, तब वहां पर इस प्रकार का किनारा बनता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान भी है। क्या? इस प्रकार के क्षेत्रों में जहां भी इस तरह का किनारा है भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो भूकंपों के आने का एक कारण यह भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि प्लेटें मूव कर रही हैं, बार बार एक शब्द प्रयोग किया गया कि प्लेटें मूव कर रही हैं, प्लेटें मूव कर रही हैं। तो भैया प्लेटें मूव करती हैं तो कहीं ना कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा। तो उनके मूवमेंट में प्रमुख फोर्स कौन सा है, तो यह भी आपको याद रखना है। पहली बात तो बहुत सारे तत्व हैं, आप जानते हैं पृथ्वी के गर्भ में, तो जो रेडियोधर्मी तत्व हैं उनके विघटन से ताप उत्पन्न होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से जो ताप उत्पन्न होता है वह भी एक कारण है प्लेटों को मूव कराने का। और दूसरा जो कारण, अहम कारण है, उसकी यदि हम बात करें तो पृथ्वी के भीतर जो अवस्थित ताप है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में ताप बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी के भीतर जो अवस्थित ताप है वो भी इसको प्लेटों के मूवमेंट को मजबूर करता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो गया पहले पार्ट की। पहला पार्ट आपका जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि पहले पार्ट में आपको प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। अब यहाँ पे बात थी हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, वो चीज़ आपने कर लिया। अब यहाँ पे
क्योंकि बात हो रही है अभी तक जो आपने चर्चा समाप्त किया, ये विशेष रूप से प्लेट विवर्तनिकी की चर्चा समाप्त की, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हिमालय के संदर्भ में। और जब हिमालय के संदर्भ में बात हो रही है तो बात किसकी होगी कि वह कौन सा भूखंड था जिसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय को किससे टकराया, भारतीय भूभाग, तब जाके ये निर्माण हुआ, उसकी भी चर्चा होगी, उसकी भी चर्चा यहाँ पे करनी है। तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो यूरेशियाई प्लेट है या तिब्बत का जो पठार है, उससे जाकर भारतीय प्लेट हिमालय के संदर्भ में जब हम बात करते हैं उत्पत्ति के संदर्भ में, क्योंकि प्लेट विवर्तन की हमने समझ लिया क्या होता है। अब हिमालय के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें 4.5 पेज में लिखना है, ठीक है, और हिमालय के संदर्भ में बहुत ज़्यादा 1 पेज में आप लिख सकते हो, तो हमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। और जो हम फैक्ट लिखते हैं, जो हम ये लगे कि 100% चीज़ें सही हैं, प्रश्न की मांग के अनुरूप है, उनको अंडरलाइन भी करना है। अब हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है हिमालय का जो उद्भव है भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन जब भारत की प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकराई तो उसी टेथिस सागर का जो मलबा था वही जो है हिमालय के स्वरूप में अस्तित्व में आया। आपको इतनी ही बात करनी है, इतनी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और लिख सकते हो, जैसे हिमालय पर्वतमाला के बारे में लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इतना पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरे भाग में आपको चर्चा करनी है कि हिमालय के निर्माण के विभिन्न चरणों की। तो पहले चरण में सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी को आप खूब अच्छे से समझा दीजिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी को समझाने के बाद हिमालय के संदर्भ में बता दीजिए आप कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी, और उसके बाद से जो है उस टकराव के बाद से जो है हिमालय अस्तित्व में आया। क्यों आया? क्योंकि बीच में एक टेथिस सागर हुआ करता था। अब जब दो प्लेटों की टक्कर हुई तो टेथिस सागर का जो मलबा था वही हिमालय के स्वरूप में अस्तित्व में आया। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, बहुत ही आसान है, बेसिक आप सबको पता है, ठीक है। अब इतनी सारी हो गई, एक भाग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके उत्तर का दूसरा भाग है, उत्तर के जो दूसरा भाग है वो है कि हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं का जो है वर्णन कीजिए। हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब बात आ रही है हिमालय के निर्माण की अवस्थाओं को, तो हमें पता होना चाहिए जो हिमालय है उसका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है, कितनी अवस्थाओं में हुआ है। अब जैसे हमने बोला कि हिमालय के निर्माण की अवस्थाओं के बारे में, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिमालय के निर्माण की जो अवस्थाएं हैं कुल 3 अवस्थाएं हैं, और इन्हीं 3 अवस्थाओं में हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। इन्हीं 3 अवस्थाओं में जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा, और इस मैप में आप देख रहे होंगे फेज ऑफ हिमालयन ओरिजिन की बात यहाँ पे हो रही है कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये लिखा है पीरियड, कि किस समय काल में इनका निर्माण हुआ। दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, वो रेंज कौन कौन सी जिनका निर्माण हुआ। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वो भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है भूसन्नति, वो भूसन्नति कौन सी थी जहाँ से इनका निर्माण हुआ है। अब ये जैसे आपको देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बताया कि 3 समय काल में जो है इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन से समय काल में? देखो, पहली बात तो इंड ऑफ मेसोजोइक छोड़ देना है, क्योंकि इस समय में काराकोरम का निर्माण हुआ, उसकी यहाँ पे बात करनी नहीं है, क्योंकि काराकोरम को पार हिमालय श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ईओसीन काल में, फिर मायोसीन काल में, फिर प्लायोसीन काल में। तो ये 3 हम देखेंगे, ईओसीन काल, मायोसीन काल और प्लायोसीन काल, ये 3 काल को हम देखेंगे और 3 चरणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी इस तरह के किसी स्थलाकृत का निर्माण होता है तो उसका निर्माण के लिए ज़रूरी है कि एक भूसन्नति हो, और बिना भूसन्नति के उसका निर्माण नहीं हो सकता। अब ये भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति का मतलब आप इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन।
जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, हिंदी में भूसन्नति बोलते हैं। भूसन्नति का मतलब एक गहरा आप कह सकते हो, उथला और लंबा जो है, एक गहरा लंबा और साथ ही साथ उथला हुआ जो समुद्र होता है, समुद्री भाग होता है, उसको बोलते हैं संक्लाइन भूसन्नति। मतलब बहुत गहरा भाग होता है समुद्र में, ये बहुत गहरा भाग होता है, उसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति। तो ये आपको पता होगा। और आपको बता दें कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो यहाँ पर कौन सी भूसन्नति थी? तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो यहाँ पे टेथिस नामक जो भूसन्नति थी वो यहाँ पर थी हिमालय के निर्माण के समय। ठीक है, तो टेथिस की बात यहाँ पे हो रही है। और आपको बता दें जिसके पश्चिम में जो है ये जो टेथिस सागर हुआ करता था, इसके पश्चिमी भाग में यदि हम देखें, टेथिस सागर के पश्चिमी भाग में यदि हम देखें तो एक प्रायद्वीपीय पठार था। और इसके उत्तर में यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है तिब्बत का पठार। तो याद रखना है इसके दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार था, क्योंकि टेथिस सागर, मान लो टेथिस सागर की बात हो रही है तो यहीं पे कहीं रहा होगा, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय काराकोरम है तो यहीं पे कहीं रहा होगा। जब भारतीय भूभाग जो है इस तरह से था, मान लो ये प्लेटें थी भारतीय भूभाग की, ये बढ़ रही थी आगे। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ बीच में जो है एक सागर था, एक भूसन्नति थी जिसको हमने बोला टेथिस भूसन्नति। अब ये भाग जब इससे जाकर टकराया होगा तो ये जो टेथिस भूसन्नति थी ये समाप्त हो गई, क्योंकि अब ये रास्ता पूरी तरह से क्लोज हो गया। तो इसमें जो मलबा भरा हुआ था, ये जितनी गहरी थी, देखो कोई भी भूसन्नति जितनी गहरी होगी वहाँ पर पर्वत का निर्माण उतना ऊंचा होगा। मतलब भूसन्नति जितनी गहरी होगी पर्वत की ऊंचाई उतनी ज़्यादा होगी जिस भूसन्नति से वो निकला है। तो ये जो है ये बहुत ही गहरी भूसन्नति थी, क्योंकि हिमालय का निर्माण आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भूसन्नति थी, ये इससे टकराया और उसके बाद से हिमालय के निर्माण के जो चरण था वो प्रारंभ हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो टेथिस भूसन्नति थी इसके दक्षिण में क्या था? ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग था। इसके उत्तर में यदि हम बात करें तो इसके उत्तर में था आपका अंगारा लैंड का भाग, ये आपको पता होगा, जो कि तिब्बत के पठार की बात हम कर रहे हैं, और तिब्बत का पठार उस समय अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए और आपको यह भी जानना चाहिए कि तिब्बत का जो पठार था ये एकदम खड़ा कगार वाला पठार था, इसकी भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसके उत्तर में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है हिमालय पार की जो आज रेंज देखते हो, इन सब का भी निर्माण इससे पहले हो चुका था, क्योंकि इनका निर्माण पहले हुआ था, काराकोरम का निर्माण पहले हुआ है, फिर आपके ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे उत्तर में हिमालय का जो पार्ट पड़ता है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। अब जब ग्रेटर हिमालय के निर्माण की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि भारतीय भूभाग या भारतीय प्लेट, भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा था, अग्रभाग था, वो जाकर टकराया किससे? भारतीय प्लेट का जो अग्रभाग था या भारतीय प्रायद्वीपीय भाग जो था ये जाके टकराया तिब्बत के पठार से। ठीक है, दूसरी तरफ यदि पूछ लिया जाए तो भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई और बीच में क्या था? टेथिस सागर। तो ये जो टकराव था, ये जो लड़ाई थी, आप कह सकते हैं ये जो टकराव था इतना तेज था कि जब भारतीय प्रायद्वीप का भाग जाकर इससे टकराया तो भारतीय प्रायद्वीप का भाग इस प्लेट के थोड़ा सा, जैसे इस प्लेट के नीचे जाने लगा। ठीक है, तो क्योंकि भारतीय प्लेट का जो भाग था वो भारी था, तो इसी के कारण आप देखते होंगे कि भारतीय प्लेट का जो भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी भाग है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ है, क्योंकि जब दो चीज़ों की टक्कर होती है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। दो चीज़ों की टक्कर होगी तो निश्चित रूप से एक तो नीचे जाएगा ही, और जो भाग नीचे जाएगा वो पीछे उठ जाएगा, ये आप जानते हैं। तो इसी वजह से भारत का जो दक्षिण का भाग है वो उठा हुआ है और आगे का जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग जो हिमालय जाके तिब्बत के पठार से टकराया वो धंस गया। तो जब ये तिब्बत के पठार से टकराया तो टेथिस सागर हुआ करता था, उसका भी मलबा था और ये भी जाकर तेजी से टकराया। और मैंने एक शब्द आपको बताया कि कोई भी भूसन्नति जितनी ज़्यादा गहरी होगी उससे जुड़ा हुआ जो पर्वत होगा उतनी ज़्यादा ऊंचाई का होगा, क्योंकि टेथिस भूसन्नति बहुत गहरी थी। दूसरी तरफ तिब्बत का जो पठार था वो हार्ड संरचना वाली था, कठोर संरचना वाला था। तो कठोर संरचना वाला
और साथ ही साथ टेथिस भूसन्नति, दोनों ने वह काम किया जिससे आज हिमालय की इतनी ऊंचाई देखने को मिलती, क्योंकि वो दबा नहीं। तिब्बत का पठार वो कठोर संरचना का था, भारतीय प्रायद्वीप जो है वो उसकी अपेक्षा जो है उतनी मजबूत संरचना नहीं थी, ठीक है, कहीं ना कहीं निक्षेपों से बना हुआ था। तो इसका जो भाग था जब तिब्बत के पठार से टकराया तो तिब्बत के पठार की कठोरता के कारण ये तिब्बत के पठार को पीछे नहीं ढकेल सका, मतलब सिर्फ जितना नीचे जा सकता था उतना नीचे ये इसमें तिब्बत के प्लेट में गया, और इसके कारण जो टेथिस सागर का मलबा था वो ऊपर उठता चला गया। तो एक शब्द याद रखिएगा, कोई भी भूसन्नति जितनी गहरी होगी उससे जुड़ा हुआ जो पर्वत निर्माण होगा उस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है कब, किस काल की घटना है, ये काल की घटना है इयोसीन काल की। तो इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ, और ये जो भूसन्नति थी जिससे ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि इयोसीन काल में हुआ इसीलिए इसका नाम पड़ गया इयोजियोसिंक्लाइन। क्या हो गया, इयोजियोसिंक्लाइन, किसके नाम पे, इयोसीन के नाम पे इसका नाम ही रख दिया गया इयोजियोसिंक्लाइन, इयोजियो भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ। और आप देखते होंगे कि आगे जब जाता है यही भाग, तो ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। क्यों दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रायद्वीप की जो संरचना थी ये अपेक्षाकृत जो है वो कोमल थी, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर संरचना से नहीं बना था, क्योंकि ये निक्षेपों से बना था, ठीक है, हल्के चट्टानों से बना था, हल्के पदार्थों से बना था, ठीक है, तो ये कठोर संरचना नहीं थी। और जैसे आप पूर्व में जाते हो आप देखते हो कि यहाँ आगे क्या देखने को मिलता है, म्यांमार का पठार, सान का पठार, म्यांमार प्लेट। तो यहाँ पे जो म्यांमार का पठार है, सान का जो पठार है और जो म्यांमार प्लेट है, इन सब की यदि हम बात करें तो जो दोनों पठार हैं उनकी संरचना जो है तिब्बत के पठार के समान है, मतलब संरचना की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो वो भी कठोर हैं, जिसके कारण भारतीय प्लेट जो ये हमारा हिमालय बन रहा था, इसका जो चौड़ाई है आप देखते हो कि यहाँ से जो झुकाव दक्षिण की तरफ है ये दक्षिण की तरफ बढ़ता चला गया, ये पूर्व नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये यहीं से मुड़ गया, उधर कठोर संरचना थी तो नीचे स्पेस मिला, ये नीचे की तरफ चला गया। और आप देखते होंगे कि हिमालय का विस्तार ही जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आपको देखने को मिलता है अलग अलग पहाड़ियों के रूप में। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि तिब्बत के अब क्या हो गया, अब क्योंकि अलग अलग समय काल में हुआ, अब ग्रेटर हिमालय तो बन गया, ठीक है, अब ग्रेटर हिमालय बन गया। और जब आप देखते हो, अक्सर आप देखते हो कि जब कोई हिमालय की जब संरचना की बात करें तो मान लीजिए एक ग्रेटर हिमालय है तो यहाँ पे एक ट्रेंच है, एक ट्रेंच होता है, स्पेस होता है, फिर यहाँ से दूसरा बनता है। अब ये एक ट्रेंच था क्योंकि जो हिमालय से उस समय से जो भी यहाँ पे नदियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे मलबा इनका यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि ये बीच में गैप था। जब दो टकराट होगी, एक बढ़ेगा तो एक नीचे खाई आपकी अपने आप हो जाएगी, तो इस तरह का भाग था, बना हुआ था। फिर धीरे धीरे प्लेटों में, क्योंकि प्लेटें तो रुक नहीं रही हैं, प्लेट लगातार गतिमान है, तो प्लेटें फिर टकरा रही थी, फिर टकरा रही थी, और यह समय आया मायोसीन काल का। और मायोसीन काल में क्या हुआ कि फिर से जब भारतीय प्रायद्वीप ने इसको पुश किया तो अब तिब्बत के पठार से ये नहीं टकराया, बल्कि अब इसकी टकराहट हुई है ग्रेटर हिमालय से। और क्योंकि ग्रेटर हिमालय, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ग्रेटर हिमालय जो है वो एक तो भारतीय प्रायद्वीप के मलबे से साथ ही साथ टेथिस सागर के मलबे से बना था, मतलब अपेक्षाकृत इसकी भी जो संरचना है वो तिब्बत के पठार से कमजोर है। तो जब ये ग्रेटर हिमालय से टकराया तो पहले जो टक्कर थी उसमें क्या था कि जो तिब्बत का पठार था वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसकी संरचना कठोर थी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके अपेक्षाकृत कम कठोर संरचना है, तो यहाँ पे जब प्लेटों की टकराहट हुई तो थोड़ा सा ये भाग जो है इसको शॉक को एब्जॉर्व किया, थोड़ा सा हल्का सा पीछे हटा, और उतनी जोरदार टक्कर ये नहीं थी जितनी पहली थी। और ना ही जो ग्रेटर हिमालय के बाद जो ट्रेंच थी, ना ही वह उतनी गहरी थी जैसे कि टेथिस सागर। तो मलबा भी कम था, गहराई भी कम थी, फोर्स भी कम लगा, साथ ही साथ वो अपेक्षाकृत कोमल संरचना थी, जिसके कारण जो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ वो ग्रेटर हिमालय से कम ऊंचाई के आपको देखने को मिलते हैं। अब एक तो ये हो गया मान लो ग्रेटर हिमालय, फिर इसके बाद इससे कम ऊंचाई की संरचना हो गई ये, ठीक है। अब क्या है कि फिर
लगातार टक्कर हो रही है, आज भी हो रही है, फिर टक्कर होती गई प्लेटों की। अब यहाँ पे भी और कम मलबा जमा है, धीरे धीरे जो यहाँ पे मलबा जमा है वो कम है अपेक्षाकृत। फिर जब टक्कर होती गई तब ये समय आया प्लायोसीन काल का, प्लायोसीन काल का। और प्लायोसीन काल में क्या हुआ, प्लायोसीन काल में शिवालिक या आउटर हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन काल में किसका निर्माण हुआ, मिडिल या लेसर हिमालय का। और प्लायोसीन काल में किसका निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय का। क्योंकि शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ, इसलिए इस भूसन्नति को, जिस भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ है उसको प्लायोजियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जिससे लेसर हिमालय का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसको बोलते हैं मायोजियोसिंक्लाइन। मतलब जो समय काल था उसी के आधार पर फिर इनकी भूसन्नतियों के नाम रख दिए गए। तो ये जो भूसन्नतियां थीं, तो इसी की वजह से आप देखते होंगे लास्ट में जो शिवालिक की ऊंचाई है और भी कम देखने को मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम हिमालय में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय के चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है, क्यों? तो आपको इसी चीज का जिक्र करना पड़ेगा, इसी भूसन्नति का जिक्र करना पड़ेगा, इसी तिब्बत के पठार की संरचना का जिक्र करना पड़ेगा, ग्रेटर हिमालय की संरचना का जिक्र करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3 समय काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। उन 3 समय कालों के बारे में आपको बताना है, उनका नाम क्या है, किस भूसन्नति से उस समय की जो श्रृंखला है वो निकली। इन सब के बारे में यदि आप करते हो तो निश्चित रूप से एक आपका बेहतर उत्तर कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये जो आपका प्रश्न था उसका डिस्कशन समाप्त होता है। अब बात आती है निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में इस उत्तर के क्या लिखोगे। तो इस उत्तर के निष्कर्ष में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से कोई विचार पूछा नहीं है, सिर्फ सिद्धांत पूछा है, तो हिमालय से जोड़कर आप लिख सकते हो कि हिमालय, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में लिखवाया था, तो उसी से जोड़ के हिमालय के बारे में भौतिक, भारत के एक प्रमुख भौतिक भाग के रूप में हिमालय के बारे में आप 2 पंक्तियाँ लिख सकते हैं, 2 से 3 पंक्तियाँ, और आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्रयास क्या करना है कि ये चित्र आपको जरूर बनाना है, ये चित्र जरूर बनाना है। इसको अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है, छोटा छोटा करके 3 बार में बना सकते हो। पहला इयोसीन काल में जब टकराहट हुई और ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, दूसरा चित्र हो जाएगा मायोसीन काल का जब लेसर हिमालय का निर्माण हुआ, तीसरा हो जाएगा प्लायोसीन काल का जब शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आज के लिए जो आपके प्रश्न थे उनकी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है।